हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को अवध यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए सीईटी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। बिकॉज इस एग्जामिनेशन में आपको 50% एमसीक्यूज़ ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की बहुत ज़रूरत है। दैट्स वाई इस वीडियो में मैंने टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, ताकि आप सभी की अच्छे से पढ़ाई हो जाए एंड एज वेल आप सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बट स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, यू कैन आस्क मी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो PhD के लिए CET एग्ज़ाम होने वाली है उसको गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको एंड सारे टॉपिक्स आप एक ही PDF में रिवाइज कर सको। एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 40% और 80%, बेसिकली 80% एमसीक्यूज आपको यहाँ से ही मिलते हैं। ओके, आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD CET टेस्ट। सो बेसिकली 40% क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 50% क्वेश्चंस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, और यू कैन से 80% क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% क्वेश्चंस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, विच इज़ रियली वेरी लो। सो इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है कि गारंटीड आप यहाँ के PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सको। ओके, fine. So students, now let us start with our today's session. Now the question 1 is, a research paper evaluated by other experts either for publication or presentation at a conference is considered to have undergone. Okay, सो स्टूडेंट्स, अगर किसी अदर एक्सपर्ट ने हमारा रिसर्च पेपर इवैल्यूएट किया है ताकि हम उसको हम पब्लिश कर सके, या फिर किसी भी पब्लिकेशन में हम उसको पब्लिश करने के लिए दे सके, या फिर अगर आपको उसको किसी भी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, देन अगर किसी भी अदर एक्सपर्ट हमारे रिसर्च पेपर को इवैल्यूएट करता है देन उस चीज़ को बेसिकली क्या कहा जाता है। सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज peer review or public review or private review or research review. So students, the correct answer for this question is one, that is peer review. So students, इसे peer review कहा जाता है। peer review का मतलब होता है कि अदर एकेडमिक एक्सपर्ट्स अगर कोई भी रिसर्च पेपर इवैल्यूएट करता है विद इन द सेम फील्ड, ओके, ताकि उस रिसर्च पेपर को हम पब्लिश कर सके, ताकि उस रिसर्च पेपर को हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर सेमिनार में प्रेजेंट कर सके। सो वो जो इवैल्यूएशन की प्रोसीजर होती है जो कि अदर एकेडमिक एक्सपर्ट्स करते हैं इन द सेम फील्ड ऑफ स्टडी, उसे बेसिकली पीयर रिव्यूइंग कहा जाता है। ओके, एंड इसकी वजह से हम लोग रिसर्च पेपर की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, वैलिडिटी होती है, उसको जांच कर सकते हैं बिफोर इट्स पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस। ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1। एंड जो लोग इसे रिव्यू करते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स बेसिकली रिसर्च पेपर को रिव्यू करते हैं, उन्हें भी रिव्यूवी या फिर रेफरी ऐसा कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ डेटा और द सोर्स ऑफ डेटा in research in which an author has evaluated and summarized previous research
इज नोन एज। सो इनमें से कौन सा डेटा का सोर्स ऐसा है जिसमें ऑथर ने पहले से ही प्रीवियस रिसर्च को इवैल्यूएट किया है एंड एज वेल उसको समराइज करके रखा है। सो वेदर इट इज प्राइमरी सोर्स, वेदर इट इज सेकेंडरी सोर्स, वेदर इट इज encyclopedias और whether it is bibliographies. So students, प्राइमरी सोर्स ये एक फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है और यू कैन से कि इट्स अ फर्स्ट हैंड सोर्स और प्राइमरी सोर्स। ओके, मतलब जहाँ पे वो डेटा कोई भी रिसर्चर या फिर एक्सपर्ट क्रिएट करता है वहाँ से ही जब भी आप उसको कलेक्ट करते हो उसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है। ओके, व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स? सेकेंडरी सोर्स यानी कि जब भी आप प्राइमरी सोर्स एक किसी भी जगह पे इकट्ठा कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सोर्स। सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज बिब्लियोग्राफीज। देखो, बिब्लियोग्राफीज में काफ़ी सारे रेफरेंसेस की लिस्ट होती है, उसमें बुक्स की लिस्ट होती है जिनको आप रेफर करते हो। सो यानी कि इसमें सेकेंडरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड्स द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप इंफॉर्मेशन किसी भी बुक्स में पढ़ते हो या फिर इंटरनेट पे पढ़ते हो, सो ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा करके वहाँ पे लिख दी होती है एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सो इसे सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स यानी कि उसी टाइम पीरियड में अगर न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ छपती है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स बिकॉज उसी टाइम पीरियड में पहली बार वो न्यूज़ छप गई है बाय द फर्स्ट पर्सन और बाय द फर्स्ट यूजर, ऑल ऑफ यू गेटिंग। एंड द remaining option is encyclopedias. So what is this encyclopedias? So encyclopedias ये एक टर्शरी सोर्स है। टर्शरी सोर्स का मतलब होता है कि जब भी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से लिया हुआ डेटा किसी भी एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखते हो, सो इट फॉर्म्स द टर्शरी सोर्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी सारी एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक या फिर अबाउट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर अबाउट द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो यहाँ पे जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अबाउट द टॉपिक या फिर टाइम पीरियड या फिर पर्सन, वो सारी इंफॉर्मेशन एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी सोर्स एंड द एग्जाम्पल इज एनसाइक्लोपीडियाज। एंड दैट्स वाई देखो, अगर कोई भी सोर्स ऑफ डेटा ऐसा है जिसमें ऑथर ने पहले रिसर्च के वर्क को इवैल्यूएट करके रखा है एंड एज वेल समराइज करके रखा है, देन ऑब्वियसली इट वुड बी द टर्शियरी सोर्स एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी एनसाइक्लोपीडियाज। ओके, arrange the following components of a research paper written in APA style in correct order. So यहाँ पे आपको 4 जो components दिए हैं about the research paper and हमें ये कंपोनेंट्स एक करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल। सो APA का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक तरीका होता है किसी भी प्रकार के रिसर्च पेपर को या फिर रेफरेंसेस को लिखने का, उनकी एक स्पेसिफिक स्टाइल होती है एंड उस स्टाइल को APA स्टाइल कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल जो तरीका है रिसर्च पेपर को लिखने का, उनमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो हमें लिखना चाहिए वो है टाइटल पेज। ओके, द टाइटल पेज। देन योर सेकेंड कंपोनेंट वुड बी अब्स्ट्रैक्ट। व्हाट? अब्स्ट्रैक्ट। देन जो थर्ड है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। फोर्थ है मेथड यानी कि डेटा कलेक्शन मेथड्स। देन फिफ्थ वन इज रिजल्ट्स। सो जो ऊपर का मेथड्स है इसमें डेटा एनालिटिकल मेथड्स भी आते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज डिस्कशन, सो द डिस्कशन पार्ट। द सेवेंथ वन इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस। द एट्थ वन इज टेबल्स and the ninth one is figures. Okay,
सो टेबल्स एंड फिगर्स होने के जो चांसेस है वो रिसर्च टॉपिक के ऊपर होते हैं, मतलब कई रिसर्च टॉपिक में काफ़ी सारे टेबल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं एंड एज वेल फिगर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। फिगर्स यानी कि डायग्राम्स, ओके, और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस correct order you can say that your correct answer to this question should be 1 because यहाँ पे सबसे पहले आएगा abstract, ओके, देन उसके बाद में आएगा रेफरेंसेस, देखो रेफरेंसेस, देन उसके बाद में आएगा टेबल्स एंड द लास्ट वन इज फिगर्स। बाकी के बीच वाले ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेंथेटिकल साइटेशंस। नाउ इनमें से कौन से पैरेंथेटिकल साइटेशंस के एग्जाम्पल्स है। सो स्टूडेंट्स, साइटेशंस का मतलब होता है कि यूर रेफरेंसिंग स्टाइल एंड पैरेंथेटिकल ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है और ये एक रेफरेंसेस लिखने का तरीका है एंड यहाँ पे आप जो क्रेडिट देते हो वो आप पैरेंथेसिस को क्रेडिट देते हो, ओके, और आप यहाँ पे पैराफ्रेजेस को क्रेडिट देते हो। मतलब अगर कोई भी पैराफ्रेज आपने लिखा है एंड ओके एंड उस पैराफ्रेज को अगर आपने कहाँ से भी रेफर किया है देन उस पैराफ्रेज को अगर आपको क्रेडिट देना है या फिर उस पैराफ्रेज के रेफरेंस को आपको लिखना है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेंथेटिकल साइटेशंस। सो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ये सेंटेंस मैंने कहीं और जगह से कॉपी किया है एंड यहाँ पे पेस्ट किया है, यानी कि मैंने कई और सोर्स का इस्तेमाल किया है, उसको रेफर किया है एंड उसको रेफर करने के बाद मैंने ये सेंटेंस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। सो इस पर्टिकुलर पैराफ्रेज को या फिर सेंटेंस को अगर मुझे नाम देना है रेफरेंस का, मतलब उस पर्टिकुलर रेफरेंस को अगर मुझे यहाँ पे क्रेडिट देना है देन इसके बाद मैं उसका नाम लिखूंगी, मतलब उस सोर्स का मैं नाम लिखूंगी जहाँ से मैंने ये पैराफ्रेज लिया है। सो इसे कहा जाता है पैरेंथेटिकल साइटेशन। ऑल ऑफ यू गेटिंग, ओके, एंड इसमें मोस्टली ऑथर का नाम लिखा हुआ होता है एज वेल पब्लिकेशन डेट एंड पेज नंबर, ये तीन ही चीज़ें यहाँ पे होती है, ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। एंड इनमें से जो APA स्टाइल है, देन हार्वर्ड स्टाइल है, देन शिकागो स्टाइल है एंड MLA स्टाइल है, ये चार ऐसे साइटेशंस है जो पैरेंथेटिकल साइटेशंस है and that's why your correct answer should be 1 over here. So let us see one by one all of these parenthetical styles. So इनमें से सबसे पहला है APA स्टाइल, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल आप इसे ऑथर डेट साइटेशन कह सकते हो, बिकॉज इसमें आप ऑथर्स का लास्ट नेम एंड उसका पब्लिकेशन डेट लिखते हो, मतलब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का या फिर आर्टिकल का या फिर जर्नल का आप क्या करते हो, पब्लिकेशन डेट लिखते हो आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर्स लास्ट नेम। देन नेक्स्ट इज हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, इसमें आप सिर्फ ऑथर का नेम लिखते हो, यू राइट ओनली द नेम ऑफ द ऑथर। देन नेक्स्ट इज शिकागो, सो शिकागो इज अ ऑथर डेट सिस्टम एंड ये सिमिलर होती है अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल, मतलब जैसे ही आप APA स्टाइल से लिखते हो पैरेंथेटिकल साइटेशंस वैसे ही आप शिकागो स्टाइल से भी लिखते हो, बट थोड़े फार डिफरेंसेस इसमें भी होते हैं, जैसे कि शिकागो में आप कॉमा देते हो आफ्टर द ईयर, देन APA में आप नहीं देते हो। एंड द लास्ट वन इज MLA, सो MLA इज द ऑथर पेज साइटेशन, ओके, दिस इज ऑथर पेज साइटेशन एंड इसमें आप ऑथर्स का लास्ट नेम लिखते हो एंड पेज नंबर या फिर पेज रेंज लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे आप डेट लिखते हो ना पब्लिकेशन का, बट यहाँ पे आप पेज नंबर लिखते हो। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 1। एंड जो वैनकोवर और साइटेशन है ये पैरेंथेटिकल साइटेशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइटेशन बट ये पैरेंथेटिकल साइटेशन नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज in which of the following formats research abstract is a must। now इनमें से कौन से formats ऐसे हैं जिसमें आपको research abstract लिखना ही चाहिए, which is mandatory। research article, seminar paper presented, thesis, research synopsis। so students, research abstract
सो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पूरे रिसर्च का और पूरे रिसर्च पेपर का एक प्रॉपर समरी जो कि आप बहुत ही कम वर्ड्स में लिखते हो, सो जिसमें कि मिनिमम वर्ड्स होते हैं 150 एंड मैक्सिमम होते हैं 250 और 300। ओके, इन्हीं वर्ड्स में आप जब भी पूरे रिसर्च पेपर की समरी लिखते हो उसे अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एंड इसमें जो रिसर्च आर्टिकल है, सो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का रिसर्च करते हो देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो उस रिजल्ट्स के जो रिव्यूज होते हैं वो रिव्यूज रिसर्च आर्टिकल में होते हैं। एंड रिसर्च आर्टिकल ये हमेशा पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं। एंड जब भी आप रिसर्च आर्टिकल्स को लिखते हो देन उसको भी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले आप लिखते हो टाइटल, उसका टाइटल क्या है, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखते हो मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में मोस्टली आप ये लिखते हो कि आपने कितने सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ किया है, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स, देन रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन लिखते हो, डिस्कशन के बाद रेफरेंसेस लिखते हो। सो दिस इज द कॉमन क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल। देखो रिसर्च आर्टिकल में आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, दैट्स व्हाई ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड। सो जब भी आप किसी भी सेमिनार में रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज सेमिनार पेपर। सो सेमिनार पेपर में सबसे पहले आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, देन आफ्टर दैट यू राइट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च, देन आफ्टर दैट आप एनालिसिस लिखते हो, मतलब डेटा एनालिसिस, एंड देन नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। सो यहाँ पे भी आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, सो ये भी आपका आंसर आएगा। एंड थीसिस, थीसिस तो आप सभी को पता है, व्हाट इज दैट। थीसिस तो हम सब ने लिखा है जब भी हमने हमारा मास्टर्स का डिसर्टेशन प्रोजेक्ट किया था। सो थीसिस ये बेसिकली एकेडमिक इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, एंड विदाउट थीसिस आपकी मास्टर्स डिग्री फुलफिल नहीं होती है। एंड दैट्स वाई थीसिस लिखने का भी एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो, टाइटल लिखते हो, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, राइट, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिव्यू, रिव्यू यानी कि लिटरेचर रिव्यू, देन मेथोडोलॉजी, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन लिखते हो, राइट, डिस्कशन के बाद आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो, ओके। एंड इंट्रोडक्शन के पहले एंड अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप टेबल्स भी ड्रॉ करते हो, टेबल्स यानी कि और इंडेक्स टेबल कि किस पेज पर क्या है। सो अगेन थीसिस इंक्लूड्स अब्स्ट्रैक्ट, सो ये भी आपका आंसर आएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च सिनॉप्सिस। रिसर्च सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि प्लान फॉर अ रिसर्च, मतलब रिसर्च के लिए किया गया प्लान, यानी कि रिसर्च सिनॉप्सिस। एंड दैट्स वाई रिसर्च सिनॉप्सिस में रिसर्च प्रॉब्लम को लिखा जाता है, देन आफ्टर दैट उसमें ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है, देन आफ्टर दैट उसमें हाइपोथेसिस को लिखा जाता है, देन प्रोसीजर, मतलब किन किन प्रोसीजर्स का आप इस्तेमाल करोगे, देन रिसर्च डिज़ाइन, देन सैम्पल टू बी सिलेक्टेड, मतलब किस प्रकार का सैम्पल आप सिलेक्ट करोगे, देन आफ्टर दैट टूल्स, टूल्स यानी कि डेटा कलेक्शन टूल्स, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड उसके पहले एनालिसिस, ओके। दैट्स वाई हियर देखो आप अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हो सिनॉप्सिस में, एंड दैट्स वाई ये आपका आंसर नहीं आएगा। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, 1, 2 एंड 3। What is the full form of MLA as a referencing style? So हमने इसी वीडियो में देखा था पिछले क्वेश्चन में अबाउट MLA कि ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है, एंड इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा है, whether it is machine language adaptation, whether it is modern language association, whether it is management language authority, whether it is mainstream language association.
सो स्टूडेंट्स, एमएलए का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड एमएलए ये दो पार्ट्स में लिखा जाता है। उनमें से सबसे पहला है इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो देन उसमें जो टेक्स्ट के जो रेफरेंसेस होते हैं, ओके, वो आप टेक्स्ट के बाद लिखते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज इन टेक्स्ट साइटेशन, जिसमें आप बेसिकली क्या लिखते हो, जिसमें आप ऑथर का नाम लिखते हो, यानी कि ऑथर का लास्ट नेम, एंड देन आफ्टर दैट पेज नंबर लिखते हो या फिर पेज रेंज लिखते हो, ओके। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज वर्क्स साइटेड, ओके। वर्क्स साइटेड का मतलब है कि पूरे रेफरेंसेस की जो लिस्ट होती है दैट इज एक्चुअली, जो कि सबसे एंड में होती है आफ्टर द रिसर्च रिजल्ट सेक्शन, ओके। सो दिस इज वर्क साइटेड। सो ये दो पार्ट्स होते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? Okay? जब भी दो या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स एक ही वर्क को रेफर करते हैं, देन उसके लिए आप इनमें से कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे? वेदर यू विल यूज़ आईबिड या फिर एएल या फिर ऑपसीट या फिर लोकसीट। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप फुटनोट्स लिखते हो, फुटनोट्स का मतलब होता है कि जब भी आपका पूरा रिसर्च पेपर लिख के होता है, देन रिजल्ट्स के बाद जब भी आप रेफरेंसेस की लिस्ट लिखते हो, देन उसमें काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड उन्हें एंड बेसिकली ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स फुटनोट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। एंड सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, ओके। एंड जब भी दो या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को आपको लिखना है, एंड ये फुटनोट्स बेसिकली अगर एक ही वर्क को रेफर करते हैं, देन उनको लिखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट इज दैट? सो दिस शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज आईबिड, ओके। सो आईबिड का मतलब है कि आईबिडेम, यानी कि इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर पहले फुटनोट में आपने एक वर्क को रेफर किया है, एंड उसी फुटनोट को अगर आपको आगे के फुटनोट में रेफर करना है, देन आप क्या लिखोगे? आईबिड इन द सेम प्लेस, बिकॉज सक्सेसिव फुटनोट्स वो भी दो या फिर उससे भी ज़्यादा एक ही वर्क को रेफर कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई ये पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय आप आईबिड लिखोगे, जिसका मतलब है इन द सेम प्लेस। मतलब इन द सेम प्लेस को लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे? आईबिड, ओके। व्हाट इज एएल? एएल का मतलब है एंड अदर्स। जब भी आपको दो से भी ज़्यादा ऑथर्स का नाम लिखना है, देन इन दैट सिचुएशन आप सारे ऑथर्स के नाम नहीं लिखते हो, आप सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखते हो, एंड आफ्टर दैट यू राइट एएल एंड अदर्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग? व्हाट इज ऑपसिट? ऑपसिट का मतलब क्या है? ऑपसिट का मतलब होता है इन द वर्क साइटेड, ओके, इन द वर्क साइटेड। जब भी आपको फुल टाइटल ऑफ वर्क को बार बार रिपीट करना होता है, देन उसके टाइटल को बार बार रिपीट करने की बजाय आप वहां पे लिखते हो ऑपसिट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, बिब्लियोग्राफी में एक साइटेशन आपने लिखा है, ओके, एंड उस साइटेशन का फुल नाम आपको रीडर को रेफर करना है, ओके। देन उसके लिए आप मेंशन करोगे ऑपसिट इन द वर्क साइटेड, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टाइटल ऑफ द cited work, okay. Now what is log seat? So it is used to repeat title and page number for given work, okay. जैसे कि ऑप सीट में अगर टाइटल रिपीटेड होता है इन द सेम वर्क, ओके, एंड अगर आपको उस टाइटल को रीडर को रेफर करना है, देन उसके लिए जैसे कि आप ऑप सीट मेंशन करते हो, वैसे ही आप लोक सीट मेंशन करते हो उसी समय। बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि इसमें आप पेज नंबर को भी रेफर करते हो, बट ऑप सीट में आप सिर्फ टाइटल के लिए रेफरेंसेस देते हो, बट लोक सीट में आप पेज नंबर को भी रेफर करते हो अलोंग विद द टाइटल ऑफ द cited work, okay. That's why here in this case your correct answer should be 1.
इन द सेम प्लेस। सो आपको ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स एंड उसके मीनिंग्स याद रखने हैं, एंड कब किस समय आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं वो भी आपको याद रखना है। Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes means in the same place? देखो इनमें से कौन सा एब्रीविएशन ऐसा है जो आप फुट नोट्स एंड एंड नोट्स में इस्तेमाल करोगे जिसका मीनिंग है इन द सेम प्लेस, वेदर इट इज एल, वेदर इट इज लोकसीट, वेदर इट इज आईबिड, वेदर इट इज ऑपसीट। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 3 आईबिड। जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, आईबिड का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। ओके, अगर आपके सक्सेसफुल 2 या फिर उससे भी ज्यादा फुट नोट्स एक ही रेफरेंसेस को रेफर करते हैं, देन उसके लिए आप लिखोगे इन द सेम प्लेस। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. The dash of a research article is placed near its beginning. Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च आर्टिकल में आप एकदम से ऐसे बिगिनिंग में लिखते हो? So whether it is summary, whether it is abstract, whether it is synopsis, whether it is preface. So obviously students, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि जब भी आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो देन उसमें सबसे पहले आप टाइटल लिखते हो, देन आफ्टर दैट यू राइट द abstract. So यहाँ पे टाइटल तो ऑप्शन है नहीं, so the next option is abstract. That's why your correct answer for this question should be abstract, because ऐसे सिचुएशन में आप क्या लिखते हो? abstract. समरी भी एक सारांश होता है, बट समरी ये बहुत बाद में लिखी जाती है, एंड समरी बेसिकली रिसर्च आर्टिकल में नहीं लिखते। रिसर्च आर्टिकल में जो लिखा हुआ होता है विच इज एग्जैक्टली अब्स्ट्रैक्ट। एंड सिनॉप्सिस, हमने सिनॉप्सिस भी देखा, यानी कि रिसर्च सिनॉप्सिस, राइट, जिसमें आप क्या लिखते हो? बेसिकली जिसमें आप प्रॉब्लम लिखते हो, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, हाइपोथेसिस, प्रोसीजर, डिजाइन, सैंपल टू बी सिलेक्टेड, टूल्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो रिसर्च सिनॉप्सिस में बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ होता है। एंड प्रीफेस, प्रीफेस ये किसी भी बुक को रीड करने से पहले लिखा हुआ होता है, जिसमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है एंड एज वेल ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एंड अगर ऑथर को किसी दूसरे ऑथर को क्रेडिट देना है देन उसके लिए भी वो प्रीफेस में वो सारी चीज़ें मेंशन करता है। बट हियर इन दिस केस योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट. द टर्म ऑब्सीट स्टैंड्स फॉर. ना ऑब्सीट का मतलब क्या है? एज साइटेड अबव, एज साइटेड अपोजिट, एज साइटेड इन द अपेंडिक्स, as cited in the bibliography. So students, obsede का मतलब होता है कि in the work cited. Okay, in the work cited. So इसका मतलब होता है कि as cited above. Because जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था in this video कि जब भी आपको एक ही फुल टाइटल ऑफ वर्क को बार बार रिपीटेटिवली लिखना पड़ता है या फिर रीडर को रेफर करना पड़ता है, देन बार बार रिसर्च वर्क और साइटेड वर्क का टाइटल लिखने की बजाय आप साइटेड अबव लिखोगे, यानी कि ऑब्सीट लिखोगे, जिसका मतलब होता है कि एज साइटेड अबव और द इन द वर्क साइटेड. That's why here your correct answer should be 1. One is, which one of the following is not used for checking plagiarism? Now इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आप plagiarism को चेक करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो? So whether it is Turnitin, whether it is Latex, whether it is Authenticate or whether it is Urkund. So students, plagiarism का मतलब होता है कि किसी और का काम या फिर किसी और की आइडिया आप लोग आपके रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, मतलब आप उसको उसका क्रेडिट भी नहीं देते हो, यानी कि आप उसके रेफरेंसेस के लिए साइट भी नहीं करते हो. सो स्टूडेंट्स, जो प्लाजियारिज्म टूल्स है वो है टर्निटिन, देन उरकुंड इज वन ऑफ द प्लाजियारिज्म चेकिंग टूल, एज वेल ऑथेंटिकेट है, देन डुप्लीचेकर is again one of the plagiarism checking software, and as well Grammarly is one of them. But Grammarly में आप purely plagiarism को check नहीं करते हो, but somehow in some cases आप check कर सकते हो. Okay, so students, इसमें जो
इसमें से जो टर्निटीन है, सो टर्निटीन को काफ़ी सारे एक्सेसेस होते हैं टू द मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट डेटाबेसेस एंड इट मेक्स यूज ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग प्लाजियरिज्म डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली टर्निटीन ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लाजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है एंड टर्निटीन ये अपने लाइसेंसेस काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को एंड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को भी परचेज के लिए देता है, यानी कि वो सेल करता है बेसिकली। सो टर्निटीन इज़ वन ऑफ द प्लाजियरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर। देन आइथेंटिकेट, सो आइथेंटिकेट ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्योरली स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज वेल फैकल्टी भी इस्तेमाल करती है, मतलब जैसे कि इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे फैकल्टीज होती है वो भी इस्तेमाल करती है एंड इन सभी के लिए आइथेंटिकेट एक फ्री एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको पेपर्स या फिर प्रपोजल्स चेक करने हैं बिफोर सबमिशन टू द एनी पब्लिकेशन फील्ड, देन उसके पहले आइथेंटिकेट की मदद से आप पेपर्स एंड प्रपोजल्स को प्लाजियरिज्म के लिए चेकिंग कर सकते हो। देन उरकुंड, सो उरकुंड इज द प्लाजियरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर एंड इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है ताकि ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स इसको यूज कर सके फॉर द प्लाजियरिज्म डिटेक्शन। ओके, एंड एज वेल इट इज मैनेज्ड बाय इनफ्लिबनेट। ओके, इनफ्लिबनेट। That's why students the correct answer to this question is 2, that is latex, because latex ये कोई plagiarism checking software नहीं है। Okay, now students the next question is question 2. A text taken from a source is placed in a research report without providing reference is called as। now अगर आपने किसी और जगह से टेक्स्ट को लिया है एंड उसको आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है या फिर पेस्ट किया है एंड फिर भी आप उसको रेफरेंसेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, देन उस चीज़ को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज प्लाजियरिज्म और पॉपुलरिज्म और परफेक्शनिज्म और पोस्ट रेफरेंसिज्म। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, इसे प्लाजियरिज्म कहा जाता है। ओके, सो प्लाजियरिज्म का मतलब होता है कि किसी और सोर्स से अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप उसको पेस्ट करते हो एंड पेस्ट करने के बाद अगर आप उसका रेफरेंस भी प्रोवाइड नहीं करते हो और पर्टिकुलर सोर्स को अगर आप क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करते हो, देन उसे प्लाजियरिज्म कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लाजियरिज्म। नाउ इनमें से कौन सी सिचुएशन और इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे आप प्लाजियरिज्म कंसिडर नहीं करोगे? ओके, मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ अनदर एंड मिस रिप्रेजेंट इट एज योर ओन। ओके, यानी कि आपने दूसरे किसी ऑथर का वर्क इस्तेमाल किया है एंड उसको आपने मिस रिप्रेजेंट भी किया है कि ये आप ही का है। ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अनदर विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स, आपने किसी और दूसरे सोर्स से कंटेंट को ले रखा है इन योर रिसर्च रिपोर्ट एंड उसके बाद आपने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है। पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, सो जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है ऑथर का, ओके, उसको आपने वैसे ही वैसे ले लिया है बट आपने बहुत क्लोजली उसको पैराफ्रेज किया है। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंसेस को एडिट करना और वर्ड्स को अदला बदल करना। ओके, बट उसकी अदला बदली अगर ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ बहुत सिमिलर होती है देन उसे पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम अनदर वर्क एंड अडॉप्टिंग इट विथ ड्यू एक्नॉलेजमेंट, मतलब अगर आपने दूसरे किसी सोर्स से वर्क को और टेक्स्ट को कॉपी किया है एंड उसे आपने एक्नॉलेज भी किया है। सो स्टूडेंट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज अगर आप किसी और दूसरी जगह से वर्क को कॉपी करते हो एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करते हो एंड उसके बाद अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो यानी कि अगर आप उसको क्रेडिट देते हो देन उसे प्लाजियरिज्म नहीं कहा जाता है। बट बाकी के जो ऑप्शंस है फ्रॉम 1 to 3 इन सभी को प्लाजियरिज्म कहा जाता है। ओके, पैराफ्रेजिंग को भी प्लाजियरिज्म कहा जाता है बिकॉज ये किसी और दूसरे ऑथर का आइडिया होता है, आप सिर्फ उसको पैराफ्रेज कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर रहे हो बट आइडिया तो वही रहेगी एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाजियरिज्म। ड्राइंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट फ्रॉम द
work of another without acknowledging the source by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the cases except. ओके, सो आपने किसी और दूसरे सोर्स से या फिर किसी और दूसरे ऑथर का जो वर्क है वो आपने कॉपी कर लिया एंड उसको आपने एक्नॉलेज भी नहीं किया है, ओके, देन उसे आप क्या कहोगे? प्लाजियारिज्म. सो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस प्लाजियारिज्म के बारे में दिए हैं, बट सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें प्लाजियारिज्म हो नहीं सकता. सो हमें वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है. सो यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर, reproducing a chart contained in another author's work, when the information describes common knowledge, when the information comes from an email or phone call. So students, the correct answer for this question is 3. अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कॉमन नॉलेज को डिस्क्राइब करती है एंड अगर उस इंफॉर्मेशन को आप कॉपी करते हो एंड पेस्ट करते हो, ओके, एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन इसे प्लाजियारिज्म नहीं कहा जाता है, बिकॉज इट्स अ कॉमन इंफॉर्मेशन और इट्स अ कॉमन नॉलेज. ओके, सो अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स लेते हो ऑफ द ऑथर एंड बाद में अगर आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, देन ऑब्वियसली इट इज प्लाजियारिज्म. अगर आप चार्ट को वैसे ही कि वैसे लेते हो फ्रॉम द अनादर सोर्स और फ्रॉम द अनादर ऑथर्स वर्क एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन दिस इज अगेन द प्लाजियारिज्म. अगर आप किसी और फोन कॉल का इंफॉर्मेशन या फिर ईमेल का इंफॉर्मेशन किसी रिसर्च रिपोर्ट में कॉपी करते हो एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन उसे भी प्लाजियारिज्म कहा जाता है. बट इट्स अ कॉमन इंफॉर्मेशन और इफ इट्स अ कॉमन नॉलेज, देन इन दैट केस प्लाजियारिज्म नहीं होता है. ओके, प्लाजियारिज्म इन रिसर्च इज, नाउ रिसर्च में जो प्लाजियारिज्म है वो एग्जैक्टली क्या है? क्रिएटिंग यूज ऑफ प्रीवियस डेटा का क्रिएटिव यूज करना, देन कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब बेईमानी से कॉपी करना एंड उसका इस्तेमाल करना, क्योटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर. ओके, सो समवन एल्सेस वर्क को क्योट करना एंड उसको साइट भी करना. साइटिंग का मतलब होता है कि उसको क्रेडिट देना या फिर रेफरेंसेस उसके देना. रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विथ न्यू ऑब्जेक्टिव्स. सो स्टूडेंट्स, प्लाजियारिज्म इन रिसर्च इज कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब बेईमानी से कॉपी करना एंड उसका इस्तेमाल करना, इसे प्लाजियारिज्म कहा जाता है. अगर प्रीवियस डेटा को आपने लिया है एंड उसको अगर आपने क्रिएटिवली इस्तेमाल किया है, देन ये प्लाजियारिज्म नहीं होता है, बिकॉज किसी भी प्रीवियस डेटा के ऊपर क्रिएटिव यूज करना बेसिकली इट्स अ प्रोसेसिंग वे ऑफ द न्यू आइडियाज. ओके, इसकी मदद से आप न्यू आइडियाज बना सकते हो, इसकी मदद से आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग कर सकते हो एंड दैट्स वाई ये कोई प्लाजियारिज्म नहीं है. अगेन, अगर किसी और दूसरे ऑथर का कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी वर्ड आप क्योट कर रहे हो एंड और किसी और दूसरे ऑथर का क्योटेशन अगर आप वैसे कि वैसे अपने रिसर्च रिपोर्ट में यूज कर रहे हो एंड उसको अगर आप साइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो यानी कि रेफरेंसेस दे रहे हो उसके लिए, देन दिस इज अगेन नॉट अ प्लाजियारिज्म, बिकॉज यहाँ पे आप उस ऑथर के वर्क को क्रेडिट दे रहे हो, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म. अगेन, अगर प्रीवियस डेटा को आपने लिया है एंड उसके ऊपर आपने वर्क भी किया है बट आपके ऑब्जेक्टिव्स काफी नए हैं, ओके, देन दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्लाजियारिज्म, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स नए हैं यानी कि आपका पर्पस नया है एंड आपका पर्पस नया है यानी कि आपका स्टडी भी नॉवल है. नॉवल का मतलब होता है कि इट इज न्यू एंड यूनिक, दैट्स व्हाई दिस इज एज वेल नॉट अ प्लाजियारिज्म. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. दिस सॉफ्टवेयर इज अ प्लाजियारिज्म चेकर. नाउ इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक प्लाजियारिज्म चेकर है? सो वेदर इट इज SoundForge, whether it is Grammarly, whether it is Turnitin, whether it is Fast Pencil. So जैसे ही हमने इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि Turnitin is a plagiarism checker software and that's why your correct answer over here should be Turnitin. Now what is SoundForge? So SoundForge ये एक डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सूट है एंड इसको मैजिक्स सॉफ्टवेयर ने बनाया है
और बेसिकली दिस इज अ सूट विच इज एक्चुअली गिवन बाय मैजिक्स सॉफ्टवेयर. ओके, मैजिक्स सॉफ्टवेयर GmbH. ओके, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन ओवर 20 ईयर्स. मतलब साउंड 4 ये ओवर 20 ईयर्स से बना हुआ है, मतलब 20 ईयर्स पहले इसका प्रोडक्शन हुआ था. एंड एक्चुअली दिस इज डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सिस्टम, ओके, इन द मैजिक्स सॉफ्टवेयर. नाउ ग्रामरली, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि ग्रामरली की मदद से आप प्लेजरिज्म को तो चेक कर ही सकते हो, बट दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ ग्रामरली. सो बेसिकली ग्रामरली की मदद से आप जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं वो विद अ परफेक्ट ग्रामर लिख सकते हो, विद अ परफेक्ट सेंटेंसेस, विद अ परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट वोकैबुलरी से आप लिख सकते हो बाय यूजिंग ग्रामरली. सो अगर आपके लिखने में कोई भी मिस्टेक्स है, सो बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो ये मिस्टेक्स ग्रामरली देखती है, उसको चेक करती है एंड बाद में सेंटेंसेस करेक्टली रीराइट करती है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ ग्रामरली. नाउ व्हाट इज फास्ट पेंसिल? नाउ फास्ट पेंसिल एक क्लाउड में से एक सॉफ्टवेयर है, and that's why this is the fastest and easiest way to write, publish, sell, print books and e-books anywhere. Okay, so fast pencil की मदद से आप very fastly and very easily किसी भी बुक्स को या फिर ई बुक्स को राइट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, सेल कर सकते हो एंड एज वेल प्रिंट कर सकते हो. ओके, दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट? नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स के नेम्स दिए हैं और वेबसाइट्स के जो URL होते हैं वो दिए हैं. सो इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो एक प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट है? सो वेदर इट इज go.turnitin.com, www.researchgate.com, www.editorial.elsevier.com, www.grammarly.com. सो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी वही आएगा, बिकॉज वेबसाइट के जो URL होते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो सकते हैं, वो वैसे ही रहेंगे. ओके, दैट्स वाई हियर देखो टर्निटीन है, सो दिस इज द वेबसाइट और दिस इज द URL ऑफ टर्निटीन एंड दैट्स वाई ये आपका सही आंसर है, बिकॉज दिस इज द प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट एंड ये बेसिकली टर्निटीन का URL है. नाउ व्हाट इज रिसर्च गेट? सो रिसर्च गेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट देन एकेडमिक स्टूडेंट्स काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं एंड एज वेल रिसर्च पेपर्स यहाँ पे अपलोड भी करते हैं एंड काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो हमें परचेस करने पड़ते हैं एंड काफ़ी सारे हम फ्री एक्सेस भी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट देन एकेडमिक रिसर्चर्स देन स्टूडेंट्स बातचीत करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग एनी रिसर्च टॉपिक. सो दिस इज अ whole platform for solely for research, okay, and the research processes. Then now what is editorial.elsevier? So editorial.elsevier, this is the website for editorial and it is used for manuscript submission for editorial services. So अगर आपको किसी भी प्रकार के manuscript को submit करना है for editing or for the editing services, then ये उसके लिए website है. एंड www.grammarly.com ये ग्रामरली की वेबसाइट है. ओके, दैट्स व्हाई हियर अगेन योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 विच इज फॉर टर्निटीन. डू यू थिंक एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इज यूजेबल फॉर? नाउ हम लोग एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर किस वजह से यूज़ करते हैं और हम किसके लिए बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं? सो फॉर अवॉइडिंग प्लेजियरिज्म और गेटिंग अ कंपैरिजन और सिमिलैरिटी इंडेक्स to check the originality of the assignment, added features like instant feedback to help improve writing do not find useful for any of these. So students, किसी भी प्रकार का अगर प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर है या फिर एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमने देखा टर्निटीन देन उरकुंड ऑथेंटिकेट, सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिकली सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं. ओके, मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का रिसर्च पेपर अगर अपलोड करते हो किसी भी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में या फिर एंटी प्लेजियरिज्म, सो बोथ आर सिमिलर, एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में, देन वो आपके वर्ड्स जो होते हैं रिसर्च पेपर में से वो सारे वर्ड्स
काफ़ी सारे अदर मटेरियल के साथ कंपेयर करते हैं कि उसमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं, मतलब वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में. सो अगर उनको सिमिलैरिटी दिखाई देती है देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म, मतलब आपने कंटेंट कॉपी किया है. बट अगर उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है देन इसका मतलब है कि आपका रिसर्च पेपर यूनिक है, आपने प्लाजियारिज्म नहीं किया है, आपने कंटेंट कॉपी नहीं किए. सो दिस इज वन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कि आप कंपेयर करते हो सिमिलैरिटीज को, okay, between the research papers and other materials to check the originality of the assignment. Okay, plagiarism where the writer changes a few words in the original text of another is known as. So now इनमें से कौन सा plagiarism का टाइप ऐसा है जिसमें राइटर few words को चेंज करता है from the original text of another. So उसे क्या कहा जाता है? So whether it is direct copying, whether it is word switch, whether it is paraphrasing, whether it is none of these. सो स्टूडेंट्स, प्लाजियारिज्म के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉपिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लाजियारिज्म. सो जैसे कि ये वर्ड है डायरेक्ट कॉपिंग. सो डायरेक्ट कॉपिंग में कोई भी राइटर वैसा ही कि वैसा सारा टेक्स्ट या फिर सारा रिसर्च पेपर वैसा ही कि वैसा डायरेक्टली कॉपी करके अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करता है एंड उसको एक्नॉलेज भी नहीं करता है. सो डायरेक्ट कॉपिंग का मतलब होता है कि होल रिसर्च पेपर को वैसे ही कॉपी करना, या फिर उसमें से कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं या फिर कई सारे टेक्स्ट्स होते हैं उनको वैसे ही कॉपी करना एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करना. सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कॉपिंग. नाउ व्हाट इज वर्ड स्विच? वर्ड स्विच का मतलब होता है कि फ्यू वर्ड्स को आप चेंज करते हो फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड उसको चेंज करने के बाद अपने रिसर्च रिपोर्ट में आप उसको पेस्ट करते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो. देखो, आपने यहाँ पे वर्ड्स को तो चेंज कर लिया बट आइडिया तो वैसे कि वैसा ही रहता है. मतलब आइडिया जो है वो आपका खुद का है नहीं, आपने किसी और दूसरे ऑथर का आइडिया इस्तेमाल किया है, दो आपने वर्ड्स चेंज किए बट ये आपका आइडिया नहीं है एंड दैट्स व्हाई उस आइडिया को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए. एंड अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते हो देन दिस इज कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. सो that's why here your correct answer should be 2 because अगर आप few words को change करते हो in the original text of another then उसे word switch कहा जाता है. Okay, now what is paraphrasing? Again paraphrasing is similar to word switch but word switch में आप few words को change करते हो but paraphrasing में काफ़ी सारे words को change किया जाता है and sentences को भी change किया जाता है. मतलब sentence का जो pattern होता है उसे भी change किया जाता है and paraphrasing में वो paragraph को change किया जाता है. बट दो अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हो जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स को चेंज किया जाता है, सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है बट स्टिल आइडिया तो वही रहती है एंड दैट्स व्हाई यू आर स्टीलिंग अदर ऑथर्स आइडिया एंड आप स्टील भी करते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन द टाइप ऑफ प्लाजियारिज्म एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन बेसिकली योर करेक्ट आंसर इज 2. ओके, एंड इसके भी अलावा काफ़ी सारे प्लाजियारिज्म के टाइप्स है, जैसे कि इनडायरेक्ट प्लाजियारिज्म है, अनइंटेंशनल प्लाजियारिज्म है. ओके, देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन प्लाजियारिज्म ड्यू टू. नाउ प्लाजियारिज्म में बहुत बड़ा अभी राइज है, मतलब प्लाजियारिज्म आजकल बहुत बड़ा हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है कि एवरीडे एवरीवन यूजेस इट और डज इट. सो ओके, so why this is happening? Okay, इसके पीछे का रीज़न क्या है? So whether it is because of increase in publication growth, because publication growth में increase हुआ है इसकी वजह से, या फिर increase in enrollment for research work, because research work में enrollment के लिए भी increase हुए हैं, that's why, या फिर availability of digital documents. सो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आजकल बहुत अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से, या फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च. So students, obviously for this your correct answer should be 3. Question 1 is the quality of a research journal is indicated by its.
नाउ अगर आपको किसी भी रिसर्च जर्नल की क्वालिटी इंडिकेट करनी है, देन आप उसको कहाँ से इंडिकेट करोगे या फिर कैसे इंडिकेट करोगे? सो वेदर इट इज एच इंडेक्स, वेदर इट इज जी इंडेक्स, और वेदर इट इज I10 स्कोर, और वेदर इट इज इम्पैक्ट फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, किसी भी रिसर्च जर्नल की अगर आपको क्वालिटी इंडिकेट करनी है, देन आप सभी लोग उसको इम्पैक्ट फैक्टर की मदद से इंडिकेट कर सकते हो, बिकॉज इम्पैक्ट फैक्टर इज नथिंग बट the ratio. Basically this is the ratio of number of times articles published in specific journal in the preceding 2 years, okay, to the total number of citable items published by that journal in 2 years. So basically ये एक रेशो होता है कि कितने आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश हुए हैं विद इन द पास्ट 2 years, okay, number of articles published in the journal in the 2 years divided by total number of citable items, okay, total number of citable items, okay, published by that specific journal in the 2 years, okay, and that's why ये basically journal की quality को indicate करता है impact factor, okay, and that's why किसी भी journal की अगर quality आपको दिखानी है, then you can कैलकुलेट इट्स इम्पैक्ट फैक्टर, एंड इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू आपको जितनी ज़्यादा मिलती है, जितनी अच्छी मिलती है, उतना ही रिसर्च जर्नल का क्वालिटी अच्छा होता है, okay. Now let us see what is H index. So H index is the metric for evaluating cumulative impact of author's scholarly output and performance. So basically H index ये author metric है. ऑथर मेट्रिक का मतलब होता है कि ऑथर का क्रेडिट आप सभी लोग एच इंडेक्स से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, मतलब ऑथर की क्वालिटी आप एच इंडेक्स से इंडिकेट कर सकते हो, ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड इट मेजर्स क्वांटिटी विथ क्वालिटी बाय कंपेयरिंग पब्लिकेशन टू साइटेशन, मतलब आप एच इंडेक्स में साइटेशन को पब्लिकेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो. नाउ लेट अस सी व्हाट इज जी इंडेक्स. सो अगेन जी इंडेक्स इज द ऑथर लेवल मैट्रिक. ऑथर लेवल मैट्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पे आप ऑथर्स को क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हो, मतलब ऑथर्स की क्वालिटी आप जी इंडेक्स या फिर एच इंडेक्स से जज करते हो, ओके, ना कि जर्नल की क्वालिटी. एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज I10 स्कोर और I10 इंडेक्स. Okay, so this is basically nothing but the number of academic publication an author has written which have at least 10 citation from others. So basically कितने number of academic publication author ने लिखे हैं, okay, जिसमें at least 10 citations होते हैं, okay, and that's why उसे I10 score बोला जाता है, ओके, एंड दैट्स वाई ये भी एक ऑथर ही मैट्रिक है, मतलब ऑथर की ही क्वालिटी आप I10 स्कोर से जज कर सकते हो. बट इम्पैक्ट फैक्टर इज ओनली द क्राइटेरिया और द कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आप रिसर्च जर्नल की क्वालिटी इंडिकेट कर सकते हो, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, द इम्पैक्ट फैक्टर इज नॉट. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इम्पैक्ट फैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो वेदर इट इज ऑथर मेट्रिक, वेदर इट इज जर्नल मेट्रिक, कैलकुलेटेड इन 2, 3 और 5 years बेसिस, और हेल्पफुल इन जर्नल टारगेटिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि इम्पैक्ट फैक्टर ये एक जर्नल मेट्रिक है. जर्नल मेट्रिक का मतलब होता है कि आप जर्नल को इम्पैक्ट फैक्टर की मदद से जज कर सकते हो. एंड एज वेल, जैसे कि हमने इम्पैक्ट फैक्टर का डेफिनेशन देखा और द फॉर्मूला देखा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इन द स्पेसिफिक जर्नल इन द प्रीसीडिंग 2 years, ओके, अपॉन total number of citable items published by that journal in the preceding 2 years. Okay, so this is nothing but the impact factor, and that's why it is calculated in 2, 3 or 5 years basis. So ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जर्नल मेट्रिक भी ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है. एंड एज वेल देखो, जर्नल को टारगेट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, यानी कि जर्नल की तो क्वालिटी आप यहाँ से जज कर ही सकते हो. एंड दैट्स वाई किस जर्नल में आपको अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना है, उस जर्नल को टारगेट करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है.
सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर. सो सिर्फ ऑथर मेट्रिक यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इम्पैक्ट फैक्टर में नहीं होती है. That's why this option gets eliminate. That's why this option is the correct answer. That's why the correct answer over here is 1. Okay. Which journal metric tracks citations of the last 2 years? Now इनमें से कौन सा journal metric ऐसा है जो पिछले 2 years के citations को track करता है? So whether it is cite score, whether it is impact factor, whether it is H5 index, or whether it is article influence. So students, the correct answer for this is 2, because हमने अभी देखा कि impact factor पिछले 2 years के citations को track करता है, right? Cite score is again the journal metric and basically ये पिछले 4 years के citations को track करता है, ना कि 2 years. एंड H5 इंडेक्स ये पिछले 5 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड आर्टिकल इन्फ्लुएंस एज वेल पिछले 5 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. सो इनमें से सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर यही एक ऑप्शन है जो कि पिछले 2 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. विच जर्नल मेट्रिक ट्रैक्स साइटेशंस ऑफ द लास्ट 3 years? नाउ इनमें से कौन सा जर्नल मेट्रिक ऐसा है जो लास्ट 3 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है? सो वेदर इट इज साइट स्कोर, वेदर इट इज इम्पैक्ट फैक्टर, वेदर इट इज H5 इंडेक्स, और वेदर इट इज ईगन फैक्टर. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इम्पैक्ट फैक्टर तो पिछले 2 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. दैट्स वाई ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. H5 इंडेक्स ये पिछले 5 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बचे हुए ऑप्शन है साइट स्कोर एंड ईगन फैक्टर. सो इनमें से साइट स्कोर ये पिछले 3 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है, ओके, और 4 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड ईगन फैक्टर बेसिकली इज द स्कोर which is rating of total importance of specific journal. So एक ही specific journal का जो total importance होता है, okay, that is nothing but the eigen factor, and that's why here your correct answer should be 1. because देखो साइट स्कोर ये कभी कभार पिछले 3 years के भी साइटेशंस को ट्रैक करता है, या फिर 4 years के भी साइटेशंस को ट्रैक करता है, या फिर 3 to 5 के बीच के ईयर्स को वो उसके मतलब साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 1, बिकॉज ईगन फैक्टर ये स्पेसिफिक जर्नल का जो टोटल इंपॉर्टेंस होता है उसको रेटिंग देता है. एंड दैट्स व्हाई ये भी पिछले 5 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है, ओके. द 5 year बेस्ड जर्नल मेट्रिक इज, नाउ इनमें से कौन सा 5 year बेस्ड जर्नल मेट्रिक है? 5 year बेस्ड जर्नल मेट्रिक का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा जर्नल मेट्रिक ऐसा है जो पिछले 5 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है. सो वेदर इट इज साइट स्कोर, वेदर इट इज इम्पैक्ट फैक्टर, वेदर इट इज स्निप, और वेदर इट इज आर्टिकल इन्फ्लुएंस. सो स्टूडेंट्स, साइट स्कोर तो पिछले 3 to 5 years के साइटेशंस को ट्रैक करता है, यानी कि ये इधर 3 करता है, या फिर 4 करता है, या फिर 5 करता है. सो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ 5 year बेस्ड जर्नल मेट्रिक के लिए पूछा है. इम्पैक्ट फैक्टर ये पिछले 2 साल के साइटेशंस को ट्रैक करता है. सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. नाउ लेट अस सी व्हाट इज स्निप. सो स्टूडेंट्स, स्निप का फुल फॉर्म है सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर, ओके. एंड स्निप ये भी एक जर्नल मेट्रिक है जिसकी मदद से आप पिछले 3 years के साइटेशंस को ट्रैक कर सकते हो. सो बेसिकली स्निप जो है, दिस इज द रेशो ऑफ जर्नल्स इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन टू द database citation potential. Okay, this is the ratio of journals impact per publication to the database citation potential. Okay, and बचा हुआ ऑप्शन है आर्टिकल इन्फ्लुएंस. व्हाट इज दिस? सो आर्टिकल इन्फ्लुएंस को अगर आपको कैलकुलेट करना है, देन उसके लिए आपको ईगन फैक्टर का जो स्कोर होता है
ओके, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय द परसेंटेज ऑफ ऑल आर्टिकल्स. ओके, परसेंटेज ऑफ ऑल आर्टिकल्स recorded in journal citation reports that were published in specific journal. ओके, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट कि आर्टिकल इन्फ्लुएंस में आप पिछले 5 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करते हो. एंड अगर आपको आर्टिकल इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए आपको सबसे पहले ईगन फैक्टर को कैलकुलेट करना है. देन ईगन फैक्टर के स्कोर को आपको डिवाइड करना है बाय द परसेंटेज ऑफ all articles recorded in journal citation reports that were published in specific journal. Okay, that's why here your correct answer should be 4, because यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल इन्फ्लुएंस ऐसा ही एक जर्नल मेट्रिक है जो पिछले 5 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड साइट स्कोर ये 3 या फिर 4 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. इम्पैक्ट फैक्टर 2 ईयर्स के एंड स्निप 3 ईयर्स के. ओके, द इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन. नाउ इनमें से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंडेंट है. सो वेदर इट इज नंबर ऑफ साइटेशंस, वेदर इट इज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, वेदर इट इज नंबर ऑफ डाउनलोड्स, वेदर इट इज बोथ द ऑप्शंस 1 and 2. सो स्टूडेंट्स, हमने इसी वीडियो में देखा कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है. सो इम्पैक्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ टाइम्स articles published in specific journal in the preceding 2 years, right? Number of times articles published in 2 years upon total number of citable items published by that journal in the 2 years. So देखो यहाँ पे आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हो एंड एज वेल आप यहाँ पे नंबर ऑफ साइटेबल आइटम्स पब्लिश्ड यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हो. एंड दैट्स वाई नंबर ऑफ साइटेशंस के ऊपर तो इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंड रहेगा ही, बट उसके अलावा नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के ऊपर भी वो डिपेंड रहेगा. बट नंबर ऑफ डाउनलोड्स के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा. ओके, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज इन दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर ये डिपेंडेंट रहता है कि नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं एंड एज वेल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं. ओके, साइट स्कोर कवर्स. नाउ साइट स्कोर इनमें से कौन से टॉपिक्स को, आई मीन टू से कि पब्लिकेशंस या फिर रिसर्च आर्टिकल्स या फिर रिव्यू आर्टिकल्स को कवर करता है. सो वेदर इट इज कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस या फिर ओनली रिसर्च आर्टिकल्स या फिर ओनली रिव्यू आर्टिकल्स या फिर बी एंड सी बोथ. बी एंड सी का मतलब है कि रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिव्यू आर्टिकल्स दोनों भी. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि साइट स्कोर ये पिछले 3 to 4 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड दैट्स वाई साइटेशन आर कलेक्टेड फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स. ओके, ओवर हियर इन द साइट स्कोर. एंड दैट्स वाई बेसिकली साइट स्कोर ये सारे टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस को कवर करता है, ना कि ओनली रिसर्च आर्टिकल्स, ना कि ओनली रिव्यू आर्टिकल्स, ना कि ओनली बोथ. Okay, that's why your correct answer should be 1, because all types of publications are covered by the site score. Which is the right answer regarding the following pair of metrics and their number of years basis. So यहाँ पे आपको मेट्रिक दिए हैं एंड उनके सामने उनके नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं. नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स के साइटेशंस वो ट्रैक करते हैं वो दिया है. सो हमें यहाँ पे सही जो मैचिंग है उनको आइडेंटिफाई करना है. सो लेट अस सी द डिफरेंट ऑप्शंस. ईगन फैक्टर AI 5 ईयर, साइट स्कोर स्निप SJR 3 ईयर, इम्पैक्ट फैक्टर 2 ईयर, ऑल ऑफ द अबव. सो जैसे कि हमने देखा ईगन फैक्टर तो पिछले 5 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. AI का मतलब है आर्टिकल इन्फ्लुएंस, वो भी पिछले 5 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. एज वेल साइट स्कोर एंड स्निप ये दोनों भी पिछले 3 ईयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. सो दिस इज करेक्ट. एंड नाउ व्हाट इज SJR?
So the full form of SJR is SCImago Journal Rank एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है विच इज सिमिलर टू इम्पैक्ट फैक्टर, बट यही डिफरेंस है कि ये पिछले 3 इयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है एंड इम्पैक्ट फैक्टर ये पिछले 2 इयर्स के साइटेशंस को ट्रैक करता है. एंड दैट्स वाई देखो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है एंड सेकेंड भी सही है. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारे के सारे मैचेस सही है. For authors publications, if each 10 papers are cited 10 or more times, the H index will be. Okay, now authors के publication के लिए अगर each 10 papers मतलब every 10 papers अगर 10 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम्स के लिए साइट होते हैं, देन उसमें H इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है. सो वेदर इट इज़ 2 या फिर 20 या फिर 10 या फिर 15. ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा कि H इंडेक्स इज द मेट्रिक फॉर इवैल्यूएटिंग क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑथर्स स्कॉलरली आउटपुट एंड परफॉर्मेंस. ओके, एंड दैट्स वाई बेसिकली H इंडेक्स ये एक ऑथर का मेट्रिक है. एंड अगर ईच 10 पेपर्स ओके 10 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम्स के लिए साइट होते हैं, देन उसमें जो H इंडेक्स की वैल्यू होती है वो भी 10 ही होती है. ओके, बिकॉज बेसिकली H इंडेक्स ये साइटेशंस को पब्लिकेशन के साथ कंपेयर करता है, बिकॉज साइटेशन कितने 10 है राइट एंड पेपर्स कितने हैं 10 है. दैट्स व्हाई योर H इंडेक्स शुड बी 10. फॉर एन ऑथर जनरली H इंडेक्स इज द हाईएस्ट इन. नाउ किसी भी ऑथर के लिए H इंडेक्स इनमें से कौन से एरिया में ज़्यादा होता है, मतलब हाईएस्ट होता है. सो वेदर इट इज़ वेब ऑफ साइंस यानी कि साइंस का वेब, देन स्कोपस A&B बोथ, या फिर गूगल स्कॉलर. सो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली स्कोपस होता क्या है, व्हाट इज दिस. सो स्कोपस में काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सपर्टली क्यूरेटेड अब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, एज वेल साइटेशन डेटाबेसेस होते हैं जिसमें बहुत एनरिच्ड डेटा होता है एंड लिंक्ड स्कॉलरली लिटरेचर होते हैं अक्रॉस वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स. मतलब स्कोपस में सिर्फ हाई क्यूरेटेड अब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें हाईली रेटेड साइटेशन डेटाबेस होता है एंड एज वेल हाईली रेटेड स्कॉलरली लिटरेचर्स होते हैं स्कोपस में. ओके, सो स्कोपस में जितना भी डेटा होता है वो लिमिटेड रहता है. ओके, एज वेल वेब ऑफ साइंस में भी सिर्फ साइंस रिलेटेड आर्टिकल्स, साइंस रिलेटेड पेपर्स होते हैं और साइंस रिलेटेड ही डेटा सिर्फ होता है. सो इसमें भी लिमिटेड ही डेटा होता है. बट गूगल स्कॉलर में सभी प्रकार का डेटा होता है. ओके, इट हैज़ कॉमन इंफॉर्मेशन, इट हैज़ वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग, एंड दैट्स वाई H इंडेक्स जो होता है वो गूगल स्कॉलर में बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ हाईएस्ट इन द गूगल स्कॉलर. क्वेश्चन 1 इज वैल्यूज असाइन टू नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट आर. नाउ इनमें से कौन सी वैल्यूज़ ऐसी है जो आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट को दे सकते हो. सो वेदर इट इज़ परमानेंट, वेदर इट इज़ ऑर्डरली, वेदर इट इज़ आर्बिट्ररी और वेदर इट इज़ मीनिंगफुल. सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि मेजरमेंट के 4 स्केल्स होते हैं, जिनमें से सबसे बेसिक जो स्केल है विच इज़ द नॉमिनल स्केल. ओके, एंड नॉमिनल स्केल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें डेटा को कैटेगराइज करना होता है इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो इन द डिफरेंट ग्रुप्स. Okay, by using the nominal scales, but there is no inherent order or numerical relationship between the categories. But in categories के बीच में कोई भी numerical relationship नहीं होता है, and that's why जो वैल्यूज़ आप लोग असाइन करते हो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट को वो बेसिकली आर्बिट्ररी होती है. आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ आप मन में सोचते हो वही वैल्यूज़ आप नॉमिनल स्केल के एट्रीब्यूट्स को देते हो. फॉर एग्जाम्पल ओके, आपके पास 3 कलर्स है जैसे कि ब्लू, रेड एंड वाइट. ओके, एंड इनको अगर आपने वैल्यूज़ असाइन की है 1 2 3, ओके, सो ये भी चलेगा. एंड उन कलर्स को अगर आप वैल्यूज़ असाइन करते हो 5 6 7 ये भी चलेगा. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ आर्बिट्ररी बिकॉज
इनको आप सिर्फ कैटेगराइज करते हो एंड इन कैटेगराइजेशन के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है एंड दैट्स वाई आप किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ असाइन करो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, दैट्स वाई आप इनको आर्बिट्ररी वैल्यूज़ असाइन करते हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट ज़ीरो. नाउ इनमें से कौन सी मेजरमेंट स्केल ऐसी है ओके जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो है. So whether it is nominal, ordinal, interval, ratio. Now students, let us see one by one each and every scale of measurement. Nominal तो हमने अभी देखा जिसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो into the distinct groups and there is no numerical relationship between these categories. Now let us see what is ordinal scale. सो एज द नेम सजेस्ट ऑर्डिनल. सो यहाँ पे आप डेटा को तो कैटेगराइज करते ही हो बट उसके अलावा आप डेटा को रैंकिंग्स देते हो. यू गिव द रैंकिंग्स टू द डेटा एंड ताकि आप उन रैंकिंग्स के मुताबिक ऑर्डर्स लगा सको. फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल स्केल. नाउ व्हाट इज इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में आप डेटा को कैटेगराइज करते हो विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स, देन आप उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हो एंड एज वेल यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं. ओके, जैसे कि 1 to 10 का एक इंटरवल बना है, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल इंटरवल टू द 11 to 20. मतलब 11 to 20 इंटरवल के बीच में जितनी भी सारी वैल्यूज़ होती है, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू द वैल्यूज़ बिटवीन 1 to 10 इंटरवल. ओके, दैट्स वाई यहाँ पे कैटेगराइज भी कर सकते हो डेटा को, देन रैंकिंग्स भी दे सकते हो एंड एज वेल यू कैन मेक द इक्वल इंटरवल्स. नाउ द लास्ट वन इज रेशो स्केल. सो रेशो स्केल में डेटा को कैटेगराइज किया जाता है एज वेल डेटा को रैंकिंग्स दिए जाते हैं एज वेल इसमें इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं. बट उसके अलावा द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशो स्केल इज दैट इट हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है कि इन द रेशो स्केल ओके यहाँ पे जो ज़ीरो पॉइंट होता है विच इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड. मतलब अगर रेशो स्केल में जहाँ पे भी ज़ीरो पॉइंट होता है वहाँ पे एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है. मतलब वहाँ पे उस वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट को कोई भी वैल्यू नहीं होती है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं एंड एज वेल वहाँ पे एब्सेंस होता है उसका. ओके, मतलब वो एट्रीब्यूट वहाँ पे होता ही नहीं है एंड दैट्स वाई उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है. बट इन अदर स्केल्स जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इंटरवल स्केल का अगर आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हो बाय यूजिंग फ़ारेनहीट स्केल. ओके, सो फ़ारेनहीट स्केल में ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं होती है. ओके, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर की वैल्यू होती ही है. एंड अगर आप केल्विन की बात करते हो देन वहाँ पे अगर आप देखोगे देन केल्विन इंक्लूड्स द एब्सोल्यूट ज़ीरो बिकॉज ज़ीरो केल्विन का मतलब होता है कि देयर इज ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं है. ऑल ऑफ यू गेटिंग. बट इंटरवल स्केल में ऐसा नहीं होता है एंड एज वेल नॉट इन ऑर्डिनल, नॉट इन नॉमिनल एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी 4, दैट इज रेशो स्केल. द रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़. नाउ रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट के पास कौन सी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है? अ कांस्टेंट ऑड नंबर, अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यूनिक एप्लीकेशंस, देन लिमिटेड यूज़ इन फिजिकल साइंसेस. सो जैसे कि हमने अभी देखा कि रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है यानी कि इट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. इसका मतलब ये है कि रेशो स्केल में जो ज़ीरो पॉइंट होता है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड. मतलब जिस एट्रीब्यूट को आप मेजर करना चाहते हो वो एट्रीब्यूट ज़ीरो पॉइंट पे अब्सेंट रहता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़ द ट्रू ज़ीरो पॉइंट. इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट classification, order and equality of units are ensured. Now इनमें से कौन सा मेजरमेंट स्केल ऐसा है जिसमें आप डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो, आई मीन टू से कैटेगराइज भी कर सकते हो, आप डेटा को ऑर्डर्स दे सकते हो यानी कि आप डेटा को रैंकिंग्स दे सकते हो एंड एज वेल यू नो आप यहाँ पे यूनिट्स की इक्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हो. यूनिट्स की इक्वालिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं.
Okay, so whether it is ordinal scale, whether it is nominal scale, whether it is interval scale, or whether it is ratio scale. So obviously the correct answer for this is interval, because interval scale में आप डेटा को कैटेगराइज करते हो ओके इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, एज वेल आप डेटा को रैंकिंग्स देते हो, सो यू मेक एन ऑर्डर, एंड एज वेल इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स को भी आप इंश्योर करते हो, मतलब आप इक्वल इंटरवल्स भी बनाते हो ओके, लाइक इन टेम्परेचर मेजर्ड बाय फ़ारेनहीट, सो वहाँ पे आप इक्वल इंटरवल्स बना सकते हो. इक्वल इंटरवल्स का मतलब होता है कि अगर आप 0 to 10 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर का एक इंटरवल बनाओगे, देन दिस इज इक्वल टू द 11 to 20 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर. Okay, because each interval contains the difference of 10 degree Fahrenheit. Okay, and that's why every interval is equal to one another. यानी कि यहाँ पे units की equality को भी आप ensure करते हो. Okay, that's why here the correct answer is 3. Which scale is the simplest form of measurement? Now इनमें से कौन सी scale ऐसी है which is the simplest form of measurement? So whether it is ordinal, whether it is interval, whether it is ratio, whether it is nominal. So जो simplest form of measurement है वो है nominal scale of measurement. Okay, because इसमें आप डेटा को सिर्फ कैटेगराइज करते हो विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स, एंड एज वेल इन कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है, एंड दैट्स वाई दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट. एंड बाकी के देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशो स्केल्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट दैन द नॉमिनल वन. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज नॉमिनल. एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट इन. नाउ इनमें से कौन सा स्केल ऐसा है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है? सो अगेन द सेम क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का विच इज़ डिफरेंट. सो whether it is nominal scale, whether it is interval scale, whether it is ordinal scale, or whether it is ratio scale. So obviously एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट्स इन रेशो स्केल. जैसे कि हमने देखा इसी वीडियो में कि रेशो स्केल में जो 0 पॉइंट होता है विच रिप्रेजेंट्स absence of attribute being measured. Okay, and that's why रेशो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, एंड दैट्स रेशो स्केल हम सभी को अलाउ भी करता है ताकि हम एडिशन कर सके, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सके, हम लोग डिवीजन कर सके, एंड एज वेल हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सके ऑफ द वेरियस डेटा पॉइंट्स. Okay, that's why here your correct answer should be 4. In which of the scales of measurement the properties of classification and order both are present? Now इनमें से कौन सी measurement scale ऐसी है जिसमें दोनों भी properties होती है डेटा के, जिसमें आप डेटा को क्लासीफाई भी कर सकते हो यानी कि कैटेगराइज भी कर सकते हो, एंड एज वेल आप डेटा को रैंकिंग्स दे सकते हो. यू कैन मेक एन ऑर्डर. ओके, सो ये दोनों भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनमें से कौन से मेजरमेंट स्केल में प्रेजेंट होती है? सो वेदर इट इज़ नॉमिनल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल, वेदर इट इज़ इंटरवल, वेदर इट इज़ रेशो. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि ऑर्डिनल स्केल में ये दोनों भी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो विद इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, एंड एज वेल डेटा को आप ऑर्डरली असाइन भी कर सकते हो, लाइक फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, एंड सो ऑन. So here that's why your correct answer should be 2. What are the properties on the basis of which various measurement scales are differentiated? Now इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिनके आधार पर आप वेरियस मेजरमेंट स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? मतलब जैसे कि हमने अभी तक 4 मेजरमेंट स्केल्स देखे, नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड रेशो. सो ये सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इनके डिफरेंसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली ये डिफरेंसेस हम लोग किस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बनाते हैं? So whether it is identity, then magnitude, then equal interval and ordered relationship, और identity, magnitude, equal interval and ratio, या फिर identity, magnitude, equal interval and value of 0, या फिर ordered relationship, magnitude, equal interval या फिर value of 0. So students, जो 4 scales of measurement हमने देखे अभी तक, that is nominal, then ordinal, then interval and ratio. Okay, so let us see one by one the characteristics of those, and then let us go back to the properties कि जिसके आधार पर हम लोग measurement scales को differentiate कर सकते. तो जैसे कि हमने देखा कि nominal scale है. ओके, इसमें हम लोग सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करते हैं.
ओके, विद इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एंड एज वेल डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है. सो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी के आधार पर आप डेटा को क्या करते हो, मेजर कर सकते हो, राइट. जैसे कि जेंडर, सो आइडेंटिटी, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल. सो ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली आप क्या करते हो, डेटा को कैटेगराइज करने के बाद उनको रैंकिंग्स देते हो. सो आप लोग उनको रैंकिंग्स देते हो क्योंकि आप उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो जिनका कुछ मतलब होता है, इट हैज़ अ मीनिंग, एंड दैट्स व्हाई यू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर किसी भी डेटा पॉइंट को दिया है एंड सेकेंड ऑर्डर किसी भी डेटा पॉइंट को दिया है, देन इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ मैग्नीट्यूड है, इट हैज़ अ सम हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट. एंड दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड के आधार पर आप यहाँ पे डेटा को वैल्यूज असाइन करके आप उस मेजरमेंट स्केल के मुताबिक डेटा को कैटेगराइज करते हो. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ऑर्डिनल स्केल. देन द नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल. सो इंटरवल स्केल में आप कैटेगराइज तो करते ही हो डेटा पॉइंट्स को, एज वेल आप ऑर्डर्स देते हो उनको, एंड आफ्टर दैट आप उनके इक्वल इंटरवल्स के मुताबिक भी डेटा को असाइन कर सकते हो, राइट. सो इक्वल इंटरवल्स, सो यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होते हैं. So this is again one of the property. And the last one is ratio scale, जिसका जो unique characteristic है वो ये है कि it has absolute zero along with other properties, जैसे कि categorization, ranking and equal intervals, right. And that's why value of zero is one of the property जिसके आधार पर various measurement of scales को आप differentiate कर सकते हो. That's why your correct answer over here should be 3. Identity, magnitude, equal interval and value of zero. So let us see one by one all of these properties. Identity. So what is the meaning of this? So यहाँ पे each and every value have unique meaning. Okay, and that's why उसे identity कहा जाता है, जिसके आधार पर आप डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो, एंड एज वेल जिसके आधार पर आप नॉमिनल स्केल को अदर स्केल्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो. Now the next one is magnitude. So what is the meaning of this? So values have ordered relationship to one another. So there is specific order, okay, to variables. Okay, मतलब आप डेटा पॉइंट्स को तो ऑर्डर्स देते हो, यानी कि यू गिव द रैंकिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वैल्यूज हैव ऑर्डर्ड रिलेशनशिप टू वन अनदर, मतलब उनके बीच में ऑर्डर्ड रिलेशनशिप होता है. दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वल इंटरवल्स. सो डेटा पॉइंट्स अलोंग द स्केल आर इक्वल. ओके, मतलब डेटा पॉइंट्स जो होते हैं अलोंग द स्केल वो बेसिकली इक्वल होते हैं. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 0 to 10 इज बेसिकली इक्वल टू द 10 to 20. सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल इंटरवल. एंड द लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ जीरो. सो स्केल हैज ट्रू जीरो पॉइंट, यानी कि वैल्यू ऑफ जीरो. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जिनके आधार पर आप वेरियस मेजरमेंट स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. Now the next one is which level of measurement is least used in educational psychology. Now इनमें से कौन सा measurement scale ऐसा है जो आप educational psychology में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो. So whether it is ordinal scale, so whether it is nominal scale, whether it is ratio scale, whether it is equal interval scale. So students, exactly what is the measurement we use in the educational psychology? ओके, सो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं विच इज़ बेसिकली यूजफुल टू चेक द वैलिडिटी एंड एज वेल टू चेक द रिलायबिलिटी. ओके, टू चेक द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एज वेल ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स और एजुकेशनल आउटपुट्स, and as well for gathering data for research. Okay, so for all of these criteria हम लोग educational psychology में measurements को use करते हैं, but जो सबसे कम level of measurement इस्तेमाल किया जाता है which is called as nominal scale, because nominal scale is the most basic type of measurement scale जिसमें आप data को सिर्फ categorize करते हो within the distinct groups. Okay, and that's why you can't use it that much in the educational psychology हो या फिर किसी और जगह पे. But ordinal scale, then ratio scale, then equal interval scale, ये सब आप
एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हो, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट स्केल्स. The scale used to rank objects based upon certain characteristics or attribute of the objects is dash. ओके, नाउ इनमें से कौन सी स्केल ऐसी है जो आप लोग यूज़ करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट्स को रैंकिंग दे सके बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो वेदर इट इज़ नॉमिनल स्केल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल स्केल, वेदर इट इज़ इंटरवल स्केल और वेदर इट इज़ रेशो स्केल. सो जैसे कि हमने अभी देखा इन दिस वीडियो ओनली कि ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली आप रैंकिंग्स देते हो ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन सर्टन characteristics or attribute of the objects, right? And that's why here your correct answer should be 2. One is the run which is scored by a cricketer in 10 matches are as follows: 47, 58, 96, 16, 52, 6, 78, 102 and 1. Find the median of the data. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्रिकेटर ने उसके 10 मैचेस में ये सारे रन्स किए हैं. ओके, एंड हमें इस डेटा की मदद से मीडियन को फाइंड आउट करना है विद इन द डेटा. सो जब भी आप मीडियन को फाइंड आउट करते हो देन उसमें सबसे पहले आपको डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले आएंगे 1 1, देन आफ्टर दैट आएगा 6, देन आफ्टर दैट 6 के बाद का नंबर है 47, देन 52, then 58, then 90, 96, yeah, so here 6 is another 6, yeah, so 2 बार 6 है ना, so another 6 over here. then 96 के बाद आएगा, sorry 58 के बाद आएगा 78, right? then after that 96 आएगा, then 102. ओके, सो लेट अस सी कि डेटा पॉइंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ डेटा कितने हैं. सो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट? सो n इज 10, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 है. सो अगर आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन उसके लिए मीडियन का एक फॉर्मूला है विच इज मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ टर्म, n बाय टूथ टर्म और उसकी वैल्यू प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 2. सो अगर n की वैल्यू ये इवन होती है, जैसे कि 10 है, इवन नंबर है, दैट्स वाई उसके लिए आप मीडियन की जो फॉर्मूला है मीडियन के लिए वो आप ये इस्तेमाल करोगे. एंड जब भी आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर लाइक 10 बाय 2th टर्म, ओके, प्लस 10 by 2 plus 1th term, right? and divided by 2. So let us solve this. So 5th value आएगी यहाँ पे, 5th value plus 6th value, okay, upon 2, right? So इसको अगर आप solve करोगे then you will get 47 plus 52 divided by 2, so it will become 49.5. सो आपका सही आंसर आएगा सेकेंड विच इज़ 49.5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज. नाउ एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में. सो यहाँ पे उसी के लिए पूछा गया है. सो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन? मीन का मतलब होता है कि एवरेज और द अरिथमेटिक मीन. ओके, सो मीन को अगर आपको फाइंड आउट करना है देन व्हाट यू डू, आप सारे डेटा सेट्स को क्या करोगे, सम करोगे, मतलब उसका समेशन करोगे एंड उसको डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा जिसमें अगर आप डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे देन उसका जो मिडल टर्म होता है विच इज नथिंग बट योर मीडियन. एंड व्हाट इज मोड? सो मोड का मतलब होता है कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बार आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आती है इन द डेटा सेट, होल डेटा सेट, दिस इज कॉल्ड एज मोड. ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर. m0 is equal to 3md minus 2m, m0 is equal to 2md minus 3m, m0 is equal to 2md plus 3m, then m0 is equal to 3md plus 2m. So जो मीन, मीडियन एंड मोड के बीच का एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो है m0 इज इक्वल टू 3md माइनस
2m। सो आपका सही आंसर आएगा 1, ओके, बिकॉज m0 इज इक्वल टू 3md माइनस 2m। इसमें से जो m0 है दिस इज नथिंग बट मोड, md इज मीडियन एंड m इज मीन, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया है एंड आपको पूछा गया है कि रेंज, मोड एंड मीडियन का मीन क्या है। ओके, एंड दैट्स वाई सबसे पहले आपको रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपको मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन मीडियन की फाइंड आउट करनी है, एंड उसके बाद आपको इन तीनों की भी वैल्यू सम करनी है, मतलब उसको ऐड करना है एंड उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगे 3, बिकॉज यहाँ पे आपको रेंज, मोड, मीडियन के मीन वैल्यूज़ के बारे में पूछा है। ओके, सो यू हैव द डिफरेंट ऑप्शंस 10, 12, 8, 9। ओके, सो सबसे पहले हम लोग रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज़ दैट। सो व्हाट इज़ रेंज, रेंज का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है, वो है 19, राइट। सो 19 माइनस मिनिमम वैल्यू इज 2, सो 19 माइनस 2, सो रेंज की वैल्यू आपको मिलेगी 17। ओके, 17। देन आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। मोड का मतलब क्या होता है, जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, इट इज़ नथिंग बट द मोड, राइट। एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे कौन से डेटा पॉइंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आई है। सो 5 की आई है क्या, नो, 5 एक ही बार आया है, 10 भी एक ही बार आया है, 3 2 टाइम्स आया है, 6 जो आया है वो आया है एक ही टाइम, देन 4 आया है 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 8 भी एक टाइम आया है, 9 आया है 2 बार, राइट। 15 नहीं आया है, 2 भी नहीं आया है, एंड 11 भी नहीं। सो आपकी मोड होगी 4, बिकॉज 4 ये 3 टाइम्स आया है, विच इज़ मोर, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बाकी डेटा पॉइंट से ज़्यादा है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मीडियन। ओके, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मीडियन के लिए आपको इधर डेटा वैल्यूज़ ये असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाने पड़ेंगे, राइट। एंड दैट्स वाई लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द ऑर्डर ऑफ दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, सो 2, देन आफ्टर दैट 3 बिकॉज 3 2 बार आया है, देन 4 विच ऑकर्ड 3 टाइम्स, देन 5 1 टाइम आया है, 6 1 टाइम आया है, देन 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 विच इज़ 2 टाइम्स आया है, देन 10 आया है, देन 11 आया है, देन 11 के बाद आया है 15, देन 15 के बाद आया है 19। ओके, सो आपने ये सारे डेटा पॉइंट्स तो अरेंज कर लिए। सो नाउ लेट अस सी कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ऑड है नंबर्स। सो अगर ऑड नंबर्स होते हैं देन उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला है, वो है मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाय टूथ टर्म, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 15+1 बाय टूथ टर्म, सो 15+1 इज 16 बाय 2 इज 8th टर्म। सो इस डेटा वैल्यू में जो 8th टर्म की वैल्यू है दिस इज नथिंग बट योर मीडियन। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आपका जो मीडियन रहेगा वो रहेगा 6। नाउ आपको क्या करना है, 6 + 17 + 4 इन तीनों को ऐड करना है एंड उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। सो 17 + 4 विल बी 21 + 6 विल बी 27 डिवाइडेड बाय 3। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज 9। If mean and mode of some data are 4 and 10 respectively, its median will be, okay? सो आपको मीन एंड मोड की वैल्यू प्रोवाइड की है विच इज़ 4 and 10 एंड आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जैसे कि आपने मीन, मोड एंड मीडियन इनके बीच में जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो देखा एंड उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी है एंड विच इज़ मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन
मीडियन माइनस 2 मीन, एंड यहाँ पे आपको मीन एंड मोड की वैल्यू प्रोवाइड की है, आपको सिर्फ मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस पुट अप दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो मोड की तो वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 3, मीडियन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -2, मीन की वैल्यू है 4. ओके, सो 10 माइनस 3 मीन माइनस 8, सॉरी हाँ, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 मीन, so it will become 18 upon 3 is equal to mean is, so 18 upon 3 की वैल्यू आएगी 6. so your correct answer for this will be 4, that is 6. find the median of the given set of numbers. now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे set of numbers प्रोवाइड किए हैं एंड इनमें से आपको median की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. so there are the number of values 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, बट स्टिल आपको इसको इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सो 2 2 6 6 7 8 9 या 4 इज रिमेनिंग, सो 4 यहाँ पे आएगा, राइट. सो n की वैल्यू अगर इवन है विच इज़ 8, देन उसके लिए आपको मीडियन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है विच इज़ मीडियन इज इक्वल टू n by tooth value और n by tooth term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. so n by tooth जो term है which will be 4th term plus 5th term divided by 2 which is equal to 4th term is what? 4th term is 6, right? so 6 plus 5th term is again 6 divided by 2. so 6 plus 6 is 12 divided by 2 is 6. so again the value of median is 6. okay, if the mode of the following data is 7, then the value of k in the data set is 3 8 6 7 1 6 10 6 7 2k plus 5 9 7 and 13 is. सो यहाँ पे आपको डेटा सेट दिया गया है एंड आपको और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इनमें से जो मोड की वैल्यू है वो है 7 एंड बेस्ड अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जैसे कि आपको यहाँ पे 7 की जो वैल्यू दी है विच इज़ एक्चुअली फॉर मोड, राइट. मोड का मतलब होता है कि जिस डेटा सेट में जिस डेटा पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो अगर बार बार आती है, मतलब जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज़ नथिंग बट योर मोड, राइट. एंड लेट अस सी यहाँ पे कि 7 कितनी बार आया है, 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है. ओके, एंड जैसे कि यहाँ पे देखो 7 तो मोड है एंड दैट्स वाई 7 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टाइम्स आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे और भी एक नंबर है विच इज 666 जो भी 3 टाइम्स आया है एंड दैट्स वाई 7 शुड ऑकर 4 टाइम्स. ओके, दैट्स वाई 2k प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली 7 ही रहेगी एंड दैट्स वाई 7 इस पूरे डेटा सेट का मोड है. सो 2k प्लस 5 की वैल्यू है 7, सो 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स वाई k की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 1, दैट इज 4. आंसर इज 4. लेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बी 16. ओके, एंड इफ 2 ऑफ द नंबर्स आर 8 एंड 10 देन व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर. सो आपको यहाँ पे 3 नंबर्स की एवरेज वैल्यू प्रोवाइड की है विच इज़ 16 एंड इनमें से 2 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हैं विच इज़ 10 एंड 8. सो रिमेनिंग नंबर कौन सा है. ओके, सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 3 है एंड एवरेज यानी कि आपको मीन की वैल्यू दी गई है विच इज़ 16, राइट. एंड द फॉर्मूला फॉर मीन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं विच इज़ 8 प्लस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय 3. सो मीन की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 18 प्लस x डिवाइडेड बाय 3. सो 16 क्रॉस 3 इज 18 प्लस x. सो 16 क्रॉस 3 इज व्हाट 48 minus 18 is equal to x and that's why the value of x should be 30. That is answer is 4. Okay.
What is the mean of first 99 natural numbers? Now पहले 99 natural numbers की mean value क्या है? So सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 99 natural numbers को आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसका समेशन निकालना पड़ेगा, एंड उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है विच इज़ नथिंग बट n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, एंड n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस और नंबर्स, बेसिकली नंबर ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे कितने नंबर्स है, 99. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस फॉर्मूला. 99 इन ब्रैकेट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट. एंड अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी है देन मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations, right. so mean is equal to, ये पूरा आपका न्यूमरेटर में जाएगा 99 इन ब्रैकेट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 99, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 99 है. ओके, सो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है विच इज़ नथिंग बट 50, बिकॉज देखो 99 एंड 99 तो चले जाएंगे, एंड 99 प्लस 1 इज़ 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 50. दैट्स वाई आपका सही आंसर जो यहाँ पे होगा विच इज़ नथिंग बट 50. नेक्स्ट इज विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स. नव इनमें से कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स होते हैं. सो वेदर इट इज़ मीन, वेदर इट इज़ मोड, वेदर इट इज़ मीडियन, वेदर इट इज़ रेंज. सो आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट्स. मीन का मतलब क्या होता है कि एवरेज. ओके, एवरेज. मीन यानी कि माध्य, एवरेज किसी भी पूरे डेटा सेट का. मोड यानी कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आती है, दिस इज़ नथिंग बट द मोड. मीडियन यानी कि अगर आप पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे देन उसमें जो मिडल वैल्यू होती है, मिडल टर्म होता है, दिस इज़ नथिंग बट द मीडियन. एंड रेंज इज़ व्हाट इज़ रेंज. रेंज का मतलब होता है कि आपका डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर, एंड दैट्स वाई रेंज का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. एंड दैट्स वाई इनमें से जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है वो है पहले 3, मीन, मोड एंड मीडियन. दैट्स वाई रेंज तो यहाँ पे वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है. एंड दैट्स वाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स होते हैं, ओके, जिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, विच इज़ नथिंग बट मीन, विच इज़ एवरेज मीन. ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. To calculate the median, all the items of a series have to be arranged in an dash. So अगर आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए आपको सभी डेटा पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सीरीज में लगाना पड़ता है. ओके, सो व्हाट इज़ दैट सीरीज, वेदर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है या फिर असेंडिंग या फिर दोनों भी, डिसेंडिंग और असेंडिंग, मतलब दोनों भी का मतलब है कि आप असेंडिंग में भी लगा सकते हो एंड एज वेल डिसेंडिंग में ही लगा सकते हो, एंड नन ऑफ दी अबव. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए आपको पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.